नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, मुद्रा और मौद्रिक प्रणाली, ये जो चैप्टर है हमारे पास, इस चैप्टर को फुली हम वन शॉट में समझेंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा चैप्टर इस वीडियो में हम समझेंगे और इसकी जो PDF नोट्स है आप डिस्क्रिप्शन में जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 नहीं देखे तो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके आप पूरे चैप्टर को ईजिली देख सकते हैं। तो ये सभी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होगी, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो। और समझने वाली बात है कि पंजाबी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को हम देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बस लैंग्वेज का ही बैरियर है थोड़ा सा, अदरवाइज समझ तो ईजिली आ जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देर के चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम लेंगे, बेसिक चीज़ों को समझेंगे क्या चीज़ होता है। तो जैसे चैप्टर के नेम से ही क्लियर है, मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। तो सबसे पहली चीज़ जो है मनी, तो मनी आखिर होती क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या चीज़ होता है ये हम समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम मनी की बात करें तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। तो मुद्रा का महत्व क्या चीज़ है, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। तो बोल रहा है मनी इज़ वन ऑफ द टॉप 3 सिग्निफिकेंट ह्यूमन इन्वेंशंस, फायर, व्हील एंड मनी। तो बोल रहा है जो पैसा है, पैसा इंसान की 3 खोजों में से सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंसान ने अपने पूरे हिस्ट्री में जो 3 महत्वपूर्ण खोज की हैं उनमें से एक चीज़ है मनी। तो 3 चीज़ें कौन कौन सी है, फायर, व्हील और मनी। ठीक है, फायर मतलब आग, व्हील मतलब पहिया और मनी मतलब पैसा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये जो तीनों ही चीज़ें थी, तीनों ही चीज़ों ने इंसान के इतिहास को पूरी तरीके से बदल के रख दी थी। ठीक है, आग के बाद आप देखोगे पूरा का पूरा हिस्ट्री इंडिया का चेंज हो गया, वर्ल्ड का चेंज हो गया। व्हील के बाद पूरे के पूरे मानवता का इतिहास चेंज हो गया और लास्ट में पैसे के बाद चेंज हो गया। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल फॉर मॉडर्न इकोनॉमिक सर्विंग एज मीडियम फॉर एक्सचेंज। ठीक है, अब देखिए मनी का इस्तेमाल किस वजह से होता है, मनी का इस्तेमाल और किसी कारण से नहीं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की वजह से होता है। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है कि अगर मैंने आपको एक चीज़ दिया, ठीक है, तो बदले में आपसे मैंने कोई चीज़ लिया। ठीक है, तो ये जो कोई चीज़ मैंने दिया और बदले में कोई चीज़ लिया, ये क्या चीज़ है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, मान लीजिए कि आपसे मैंने एप्पल लिया, ठीक है, और एप्पल के बदले में मैंने आपको मान लीजिए कोई ऑरेंज दे दिया। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो पहले तो होता था मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे सामान का इस्तेमाल किया जाता था, मतलब किसी से एक सामान लेते थे और बदले में दूसरा सामान दे देते थे। मगर समय बदलने के साथ साथ क्या हुआ, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली और प्रॉब्लम के साथ ही मनी का क्या हुआ, एवोल्यूशन होना शुरू है, यानी कि मनी का विकास होना शुरू हुआ। धीरे धीरे मनी के जो फॉर्म्स थे वो चेंज होने लग गए। ठीक है, अभी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझेंगे, लेकिन पहले इतना समझिए। अगर हम नेक्स्ट चीज़ की बात करें मॉडर्न इकोनॉमिक्स की, अब मॉडर्न इकोनॉमी की हम बात करते हैं, आधुनिक अर्थव्यवस्था थी। तो बोला ऑल मॉडर्न इकोनॉमिक रिलाई ऑन मनी फॉर ट्रांजैक्शन। जितनी भी आज के समय में मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, ठीक है, आज के समय में जितनी भी ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन की जाती है वो सभी मनी के फॉर्म में की जाती हैं। इट सपोज बोथ गुड्स, फिजिकल आइटम एंड सर्विसेज, नॉन फिजिकल वर्क और हेल्प। ठीक है, देखिए मनी की हेल्प से आप दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं। कौन कौन सी दोनों चीज़ें, आप गुड्स का लेन देन भी कर सकते हैं, सर्विसेज का लेन देन भी कर सकते हैं। गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स का मतलब होता है फिजिकल आइटम, जिसे आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे बोलते हैं गुड्स। ठीक है, जैसे आपका फोन आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, गुड्स है। ठीक है, आपकी चेयर एक गुड्स है। सर्विसेज क्या चीज़ होती है, सर्विसेज मतलब कि जिसे आप देख टच नहीं कर सकते मगर फिर भी आपकी नीड को पूरी कर देती है। सर्विसेज में जैसे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो जो नॉलेज है आप उसे देख नहीं सकते मगर सीधा आपके माइंड में ट्रांसफर हो गई। ठीक है, इसी तरीके से आप सिनेमा में जाते हैं, आप किसी मूवी को देखते हैं तो वहाँ आपको बदले में कुछ मिल नहीं किया, आप मूवी लिए, मूवी देखे, वो एक तरीके से क्या हो गई, सर्विस हो गई। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स में जो मनी है वो गुड्स और सर्विस दोनों को ही सपोर्ट करती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं एवरीडे लाइफ एंड मनी। रोजमर्रा की जिंदगी में जो पैसे का महत्व है उसके बारे में समझते हैं। ऑब्जर्विंग डेली लाइफ कैन इजिली सी हाउ मनी इम्पैक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट लाइक बाइंग प्रोडक्ट्स और यूजिंग सर्विसेज। ठीक है, तो बोले आप डेली के लाइफ में ये इजीली देख सकते हो कि मनी का कितना इंपॉर्टेंस है। आप किसी प्रोडक्ट को खरीदने जाए या फिर किसी सर्विस को परचेज करने जाए तो हर चीज में क्या मनी का इन्वॉल्व होता ही होता है। ठीक है, आगे बोला बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। बिफोर मनी पीपल यूज द बार्टर सिस्टम एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट मनी। तो बोल रहा है कि मनी से पहले किस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, मनी से पहले बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। बार्टर सिस्टम क्या चीज होता था, एक्सचेंजिंग गुड्स, यानी कि किसी भी गुड्स को चेंज करना, एक्सचेंज करना, मगर उसमें पैसों का इस्तेमाल नहीं होता था। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मुझे गेहूं की जरूरत है, ठीक है, आपके पास गेहूं है, ठीक है, आपके पास गेहूं है, लेकिन
आपको किसकी जरूरत है, आपको मान लो जूतों की जरूरत है और मेरे पास क्या है, जूते हैं, ठीक है। तो आप मुझे क्या दे देंगे, आप मुझे गेहूं दे देंगे और बदले में मैं आपको जूते दे दूंगा, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते थे बार्टर सिस्टम, यानी कि किसी सामान के बदले सामान का एक्सचेंज कर लेना, ठीक है। तो पुराने समय में इस बार्टर सिस्टम का एक्सचेंज किया जाता था, मगर इसमें प्रॉब्लम क्या चीज थी, द बार्टर सिस्टम है लिमिटेशन सच ए डिफिकल्टी टू इन फाइंडिंग एक्सट्रैक्ट ट्रेड मटेरियल्स, ठीक है, एग्जैक्ट ट्रेड मैचेस। मगर इसमें ये चीज प्रॉब्लम आती थी कि बार्टर सिस्टम में इस चीज को ध्यान में रखना पड़ता था कि एक दूसरे की जरूरत की चीजें जो है वो एक दूसरे के पास हैं, ठीक है। वही सेम एग्जांपल अगर आप देखिए, अगर मुझे गेहूं की जरूरत है तो आपके पास गेहूं होना चाहिए, और आपको जूते की जरूरत है तो मेरे पास जूते होना चाहिए। अगर एक दूसरे की जरूरत की चीजें हम दोनों के पास है तो ही एक्सचेंज संभव हो सकता था। तो ये समस्या बार्टर सिस्टम में हमें देखने को मिलती थी, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे बार्टर सिस्टम की जो भी प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कैसे किया गया, ठीक है। मगर उससे पहले कुछ चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में बात करते हैं, कि मुद्रा के रूप के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मनी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म सच एज कॉइन्स, पेपर, करेंसी, डिजिटल ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा। तो मनी जो है अलग अलग फॉर्म में हमें देखने को मिलती है, जैसे आज के समय सिक्के के फॉर्म में देखने को मिलती है, पेपर के फॉर्म में देखने को मिलती है, करेंसी, ठीक है, अलग अलग जितने भी पैसे हैं उनके फॉर्म में देखने को मिलते हैं, और डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑनलाइन फॉर्म में भी हमें मनी देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, आधुनिक बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली के बारे में। मॉडर्न इकोनॉमिक्स ऑल्सो इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। तो बोल रहे हैं मॉडर्न जो इकोनॉमी है वो उसमें जो इन्वॉल्व है, किस चीज़ों में इन्वॉल्व है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब पहले की तरह हमारी मनी का सिस्टम नहीं रहेगा, पहले के समय में पैसा दिया पैसा लिया, ठीक है। आज के समय में बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है और इसको स्टडी करना ही अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स चीज़ बन जाती है, ठीक है। बैंक मैनेज द फ्लो ऑफ मनी, ऑल्सो हेल्प इन सेविंग, बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और बैंक कैसे पैसे को मैनेज करता है, बैंक पैसे को सेव भी करता है, उधार भी देता है, बोरो भी करता है, और इन्वेस्टमेंट भी, लंबे समय तक इन्वेस्ट करने के लिए जो बैंक पैसे लेता है उसको इन्वेस्ट पे लगा देता है, यानी दूसरों को उधार पे दे देता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें मनी से आज के समय में की जाती हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बार्टर सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि बार्टर सिस्टम क्या चीज था, वस्तु विनिमय प्रणाली जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। The barter system is an old method where people exchange goods and services directly without using money, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम क्या हुआ करता था, बार्टर सिस्टम पुराने समय में एक तरीका हुआ करता था जिससे लोग क्या करते थे, किसी भी गुड्स या फिर किसी सर्विस को एक्सचेंज किया करते थे, ठीक है, बाय ट्रेडिंग आइटम्स ऑफ इक्वल वैल्यू, और उसी सामान का एक्सचेंज किया करते थे जिसकी इक्वल वैल्यू हुआ करती थी, ठीक है। सेम वही एग्जाम्पल देखिए, जैसे मुझे गेहूं की ज़रूरत है, ठीक है। अब गेहूं की मुझे ज़रूरत है और आपके पास क्या है, गेहूं है, ठीक है। अब आपसे मैं क्या ले लूँगा, गेहूं ले लूँगा, ठीक है। आपसे मैंने गेहूं ले लिया क्योंकि आपके पास गेहूं थी, ठीक। लेकिन बदले में आपको जूते की ज़रूरत है, तो मैं आपको जो जूते दूंगा, मैं इसी चीज़ का ध्यान रखूंगा कि जो गेहूं, जितना गेहूं आपने दिया उसी के मूल्य के बराबर मैं आपको जूते भी दूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने 50 रुपए का गेहूं दिया और तो मैंने 500 रुपए के आपको जूते दे दिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता होता था कि इक्वल वैल्यू की जो चीज़ वो दी जाए, ठीक है ना। और आज के समय में भी तो देखो यही होता है, अगर आप दुकान पर टॉफी लेने जाते हो तो अगर आप 1 रुपए की टॉफी लो तो मूल्य भी तो उसका 1 ही रुपए चुकाते हो ना। ऐसे थोड़ी ना कि आप 1 रुपए की टॉफी के बदले 500 रुपए का कोई सामान एक्सचेंज करके चले आते हो, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो ये चीज हुआ करता था बार्टर सिस्टम में। तो वही जैसे मैंने आपको बताया कि बार्टर सिस्टम में समस्याएं थी। अब ये समस्याएं क्या चीज थी ये हम देखते हैं। तो डीमेरिट्स ऑफ द बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली की 4 जो कमियां थी उसको हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला डबल कोइंसिडेंट ऑफ वन, इच्छाओं का दोहरा संयोग। इसमें क्या चीज होता था, पीपल हैड टू फाइंड समवन हु नीडेड व्हाट दे ऑफर्ड एंड हैड व्हाट दे नीडेड इन रिटर्न, ठीक है। तो लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना पड़ता था जिससे उनकी वस्तु की आवश्यकता और उनके पास वो हो जो उन्हें चाहिए, ठीक है। वही उदाहरण से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसमें बोला, अ फार्मर विद द वीट हैड टू फाइंड समवन विद राइस हु आल्सो वांटेड टू वीट, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे उदाहरण के लिए किसान है और किसान के पास क्या है, गेहूं है, ठीक है। किसान के पास गेहूं है और किसान इस गेहूं को उसी व्यक्ति को देना चाहता है जिस व्यक्ति के पास क्या चावल हो, क्योंकि किसान को क्या चाहिए, चावल चाहिए। एक किसान नंबर ए है और किसान नंबर बी है, ठीक है। किसान नंबर ए के पास गेहूं है, ठीक है, और ये गेहूं को ऐसे किसान को देना चाहता है जिसके पास क्या हो, चावल हो, क्योंकि ये गेहूं देगा और बदले में क्या ले लेगा, चावल ले लेगा, ठीक है। तो ये दोहरा संयोग हमें देखना पड़ता था इच्छाओं का, ठीक है, कि जो चीज मेरे पास है, ठीक है, मुझे
ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी जो मेरी चीज को ले ले, ठीक है, और बदले में जो चीज मुझे चाहिए वो उस व्यक्ति के पास हो, ठीक है। तो ये डबल कोइंसिडेंट देखना पड़ता था। अगर एक दूसरे की जरूरत की चीजें नहीं है तो एक्सचेंज करना क्या चीज हो जाता था, काफी ज्यादा टफ हो जाता था, जिसकी वजह से ये इसका एक डिमेरिट हो जाता है, ठीक है, ये इसका एक तरीके से नुकसान होता था। उसके बाद हम बात करते थे लैक ऑफ कॉमन वैल्यू, समान मूल्य का भी अभाव हुआ करता था। अब इसमें क्या चीज था, इट वॉज हाउस टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड। देखिए अब अलग अलग चीजों का जो मूल्य था उसको निर्धारण करना भी मुश्किल था। एग्जाम्पल के लिए बोला हाउ मच वीट इज इक्वल टू 1 काउ। तो एग्जाम्पल के लिए बोल रहा है कि अगर मुझे एक गाय चाहिए, ठीक है, तो एक गाय चाहिए और सामने वाले को चाहिए चावल, ठीक है, तो एक गाय लेने के बदले में मुझे कितना चावल देना होगा। तो इक्वल वैल्यू को डिसाइड करना काफी ज्यादा टफ होता था, ठीक है। तो ये नहीं डिसाइड कर पाते थे कि किसी सामान की जो है वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अंदाजे से बताना तो वो तो अलग बात है, लेकिन हर चीज में अंदाजा नहीं लगता ना, ठीक है। आप दुकान पे चीनी खरीदने गए, ठीक है, और चीनी के बदले में आप गाय दे हैं, तो ये कोई फायदे का सौदा तो हुआ नहीं, क्योंकि गाय की कीमत को डिसाइड कैसे किया जाएगा और उस चीनी की कीमत को कैसे डिसाइड किया जाएगा, तो एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिविजुअलिटी ऑफ गुड, वस्तुओं का विभाजन ना कर पाना, ठीक है। सम गुड्स कुडंट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पोर्शंस फॉर ट्रेड। अब देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जिनको बिजनेस करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड नहीं किया जा सकता था, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अ पर्सन विद अ काउ कुडंट एक्सचेंज इट फॉर अ हाफ बैग ऑफ व्हीट। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा है कि अगर एक पर्सन काउ को एक्सचेंज करना चाहता है, ठीक है, तो हाफ बैग ऑफ व्हीट के बदले में, ठीक है, मतलब कि आधे बोरी गेहूं के बदले में। अब देखिए अब जो बोरी है गेहूं का, ठीक है, उसको तो हम डिवाइड कर सकते हैं कि ठीक है आधा बोरी गेहूं, इसमें से 1 किलो मतलब कि गेहूं निकाल लिए, 2 किलो गेहूं निकाल लिए। मगर काउ को कैसे डिवाइड करोगे, कैसे डिवाइड करेंगे कि 1 किलो जो गेहूं की कीमत है वो कितने काउ के बराबर होगी। अब काउ तो इतनी बड़ी है, उस काउ के बदले में मान लो 50 बोरी गेहूं आ जाते, ठीक है। तो ये काउ को डिवाइड करना, बहुत सारी ऐसी चीजों को डिवाइड करना क्या चीज हो जाता था, तो बहुत ज्यादा टफ हो जाता था। तो एक समस्या ये देखने को पड़ती थी कि हर चीज का विभाजन करना क्या होता था, टफ होता था। हर चीज को डिवाइड करना क्या होता था, टफ होता था, जिसकी एक समस्या ये भी देखने को मिलती थी, ठीक है। अब अगला देखने को क्या समस्या मिलती थी, स्टोरेज ऑफ इश्यूज, भंडारण की समस्या भी देखने को मिलती थी, स्टोर करने की। गुड्स लाइक फूड वुड स्पॉइल मेकिंग इट डिफिकल्ट टू स्टोर देम फॉर फ्यूचर। जैसे कई सारे गुड्स ऐसे होते थे जो जल्दी खराब हो जाते थे, ठीक है, उनको फ्यूचर समय के लिए मतलब कि स्टोर करके नहीं रख सकते थे, उसका जल्दी जल्दी एक्सचेंज करना जरूरी हो जाता था। तो एग्जाम्पल के लिए वेजिटेबल और फ्रूट वुड रॉट इफ नॉट यूज और ट्रेडेड क्विकली, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बता रहे हैं वेजिटेबल्स का, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह ऐसे थे, अगर इनका बिजनेस नहीं किया, अगर इनको एक्सचेंज नहीं किया गया किसी सामान के बदले में, तो खराब हो जाते थे और किसी काम के नहीं रहते थे, ठीक है। तो अभी तक हमें देखिए 4 समस्याएं जो थी वो देखने को मिलती थी किसकी, मनी के रास्ते में, ठीक है। सबसे पहली समस्या देखने को मिलती थी डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स, ठीक है, इच्छाओं का दोहरा संयोग। दूसरी समस्या में देखने को मिलती थी लैक ऑफ कॉमन वैल्यू, ठीक है। अब जो कॉमन वैल्यू थी ये भी देखने को मिलती थी कि अलग अलग चीजों का मूल्य कैसे निर्धारण किया जाए, ये देखने को मिलती थी। इंडिविजुअलिटी ऑफ गुड देखने को मिलती थी, यानी कि चीजों को डिवाइड कर पाना मुश्किल होता था। और स्टोरेज, कई चीजों का लंबे समय तक स्टोर करना मुश्किल होता था, ठीक है। तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए क्या हुआ कि अब जो मनी का था, मनी का एवोल्यूशन होने वाला था, विकास होने वाला था, ठीक है। जैसे हर चीज आप भी जो करते हो, आप अलग अलग तरह की गलतियां करते हो, कोई काम करते हो, उस काम में अगर गलतियां आपको देखने को मिलती है तो आप क्या करते हो, उन गलतियों को सुधार के उस काम को और बेटर वे में करते हो। इसी तरीके से जब मनी के रास्ते में भी कई सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई तो इंसानों ने क्या किया, उस मनी का एवोल्यूशन किया, मतलब वो आने वाली कमियों को दूर करके और बेहतर तरीके से पैसे का इस्तेमाल करना शुरू किया, ठीक है। तो अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं किस तरीके से एवोल्यूशन ऑफ मनी शुरू हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी, मुद्रा का विकास, ठीक है। तो सबसे पहले चीज है हमारे पास बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, इसको मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो बिफोर मनी पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली नोन एज बार्टर सिस्टम। तो पैसे से पहले लोग सामान का लेन देन किया करते थे, इसी को हम कहते थे बार्टर सिस्टम। इसमें हमने प्रॉब्लम देखनी, इसमें प्रॉब्लम क्या चीज थी, इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइंड समवन हु हैड द एग्जैक्ट थिंग यू वांटेड आल्सो वांटेड व्हाट यू हैड, ठीक है। तो इसमें समस्या ये देखने को मिलती थी कि इसमें एग्जैक्टली उसी चीज का एक्सचेंज हो सकता था जिस चीज की आपको जरूरत है और जिस चीज की सामने वाले को जरूरत है, यानी कि सामने वाले की जरूरत की चीज आपके पास होनी चाहिए और आपकी जरूरत की चीज सामने वाले पर्सन के पास होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स की एक समस्या देखने को मिलती थी, ठीक है। अब क्या चीज था,
अब क्या चीज था, कॉमोडिटी मनी, वस्तु मुद्रा। अब इसको सॉल्व आउट करने के लिए क्या किया, पहली जो बार्टर सिस्टम थी इसकी समस्या को सॉल्व आउट करने के लिए क्या किया गया, टू सॉल्व द बार्टर सिस्टम प्रॉब्लम पीपल स्टार्टेड यूजिंग सर्टेन गुड्स। अब देखिए बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इंसानों ने मतलब कुछ चीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे कि मनी की जगह पे अब पैसे के तौर पर किस चीज का इस्तेमाल किया जाता था, ग्रेन का इस्तेमाल किया जाता था, अनाज का, कैटल का यानी कि पशुधन का, ठीक है, सॉल्ट का यानी नमक का, ठीक है। तो मेन 3 चीजों का इस्तेमाल किया जाता था किस चीज के फॉर्म में, मनी के फॉर्म में। जैसे आप आज 5 रुपए का नोट लेके जाते तो उस समय पैसा क्या हुआ करता था, ग्रेन यानी अनाज, कैटल यानी पशु और सॉल्ट मतलब नमक। इन 3 चीजों का इस्तेमाल किया जाने लग गया, क्योंकि देखो 3 चीजों में खासियत क्या चीज है, जो अनाज है, अनाज की जरूरत हर किसी को होती है तो हर कोई एक्सचेंज कर लेगा, ठीक है। अब मान लो आपके पास जूते हैं तो आपको ढूंढना पड़ेगा जूते की जरूरत किसको है, तो इसमें तो मुश्किल आ जाएगी। लेकिन जो अनाज होता है, अनाज की जरूरत तो हर किसी को होती है। और पशु का इस्तेमाल खेतों में किया जाता था, ठीक है, पशुओं से दूध वगैरह भी मिल जाता था, तो पशु का इस्तेमाल भी हर कोई करता था। और सॉल्ट तो हर घर में यूज होता था, क्योंकि हर घर में यूज होती थी, इसी वजह से हर कोई इसको एक्सचेंज कर लेता था। इसी वजह से इन 3 चीजों का इस्तेमाल किया गया किसके तौर पर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर, मतलब कि चेंज करने के तौर पर। अब इसमें क्या चीज हुआ, These were valuable but had issues like storage। अब ये वैल्यूबल तो थी, इंपॉर्टेंट तो थी, मगर इसमें स्टोरेज की समस्या देखने को मिलती थी और ये इजीली ये भी डिविजिबल नहीं थी, ठीक है। अब गाय को आप कैसे डिवाइड कर लोगे, ठीक है, समस्या देखने को मिलती थी। कितने सॉल्ट को डिवाइड करके किनको दिया जाए, तो ये भी समस्या देखने को मिलती थी। तो ये समस्या देखने को मिलती थी। अगर आप यात्रा करने के लिए निकल रहे हैं तो आपको हर चीज लेके निकलना पड़ता है, पशु भी लेके निकलोगे, अनाज भी लेके निकलोगे, ठीक है, और नमक भी लेके निकलोगे, क्योंकि कब किस इंसान को किस चीज की जरूरत होगी और उसे आप एक्सचेंज कर पाओगे, देखने वाली बात थी, ठीक है। तो ये समस्या थी कि इतना सामान आप लेके कैसे निकलोगे कहीं पे भी, ठीक है। तो ये समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या चीज है, मेटालिक मनी है, ठीक है, धातु मुद्राएं। अब लेटर मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर वर यूज्ड एज मनी, ठीक है। अब समय बदलने के साथ साथ अब क्या हुआ, जब धातुओं के बारे में इंसानों को पता लगा तो धातु मुद्रा यूज में आनी शुरू हो गई, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। अब इन चीजों का इस्तेमाल एक मनी के तौर पर किया जाने लग गया, क्योंकि दे वर ड्यूरेबल, क्योंकि ये टिकाऊ थे, लंबे समय तक टिक सकते थे, ऐसा नहीं कि खराब हो जाएंगे। इजी टू कैरी, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना इजी था। एंड कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट, उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना भी आसान था, ठीक है। तो मेटालिक मनी आनी शुरू हुई, ठीक है। थोड़ा और समय आगे बढ़ा तो कोई नहीं, अब इस प्रॉपर जो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर आए, अब इनको प्रॉपर शेप दिया जाने लगा, प्रॉपर इनको सिक्के बनाए जाने लगे। गवर्नमेंट स्टार्टेड मेकिंग ऑफिशियल कॉइन विद स्टैम्प। अब क्या हुआ, सरकार ने इसको एक तरीके से क्या कर दिया, इस पे गारंटी दे दी, ठीक है, कि सरकार की एक तरीके से मोहर लगी। सरकार यानी उस समय के जो राजा महाराजा होते थे वो ऑफिशियल इसको डिक्लेयर कर दिए कि हाँ, राजा बोल दिए कि हमारे साम्राज्य में ये सिक्का चलेगा। तो अब एक डर होता था लोगों के मन में कि पहले अगर कोई सिक्का होता जिसपे राजा की मोहर नहीं होती तो लोग लेते और या फिर मना भी कर सकते थे, लेकिन राजा की मोहर लगे, अब सबको एक अश्योरिटी मिल गई, ठीक है, अब ये सिक्का हर कोई ले सकता है, हर जगह चल सकता है, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट की मोहर लगनी शुरू हो गई स्टैंप के साथ, तो इससे क्या हुआ, सिक्के की वैल्यू बढ़ गई। और वैल्यू बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, दिस मेड इजियर इंक्रीज ट्रस्ट इन मनी। इससे क्या हुआ, अब ट्रेड क्या हुआ, बिजनेस हो गया इजियर, ठीक है, और लोगों का ट्रस्ट पैसे के ऊपर आ गया। वरना देखो पहले क्या चीज होता था, पहले सिक्का तो है मगर राजा की कोई मोहर नहीं, बस सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम इसे एज ए मनी की तरह यूज करेंगे, लेकिन किसी के पास थोपा तो नहीं गया ना कि वो पैसा लेगा ही लेगा, ठीक है। कोई मना कर देता था कि नहीं पैसे को नहीं लेना, ठीक है, और कोई ले लेता था। लेकिन अब राजा की मोहर लगी तो हर किसी को कंपल्सरी होकर पैसे को लेगा ही लेगा। इससे क्या हुआ, ट्रस्ट बढ़ गया, ठीक है, लोगों का। अब थोड़ा और समय आगे बढ़ा तो इसमें भी देखने को मिलती थी, ठीक है। अब पेपर मनी आनी शुरू हुई। एज कैरिंग मेटल कॉइंस बिकम डिफिकल्ट, पेपर मनी, बैंक नोट्स वर इंट्रोड्यूस। तो जो मेटल कॉइंस थी इनको भी बहुत सारा लेके जाना, कैरी करना थोड़ा टफ हो गया क्योंकि हैवी होते थे। तो इसके बाद क्या चीज है, पेपर नोट्स है, ठीक है। अब पेपर नोट्स क्या चीज होते हैं, बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, तो ये इंट्रोड्यूस में आए, ठीक है। दीज नोट्स वर बैक बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के द्वारा इनको प्रॉपर एक गारंटी दी जाती थी। एंड बैंक्स वर इजियर टू कैरी, और बैंक के द्वारा इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना मतलब इजी होता था, ठीक है। अब क्या है, बैंक नोट्स है, बैंक मुद्राएं। पीपल स्टार्टेड कीपिंग देयर मनी इन बैंक्स एंड यूज चेक्स एंड बैंक ट्रांसफर टू मूव मनी, ठीक है। अब क्या चीज है, लोगों ने क्या किया, अब अपने पैसे को जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो बैंक्स आ गई प्रॉपर, और बैंक्स कहने लगे कि आप अपने पैसे को हमारे पास सेव रख सकते हैं। इससे क्या हुआ कि लोगों को इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ उनके पैसे भी वापस मिलने लग गए, ठीक है। और बैंक के पास जो पैसा था, बैंक उन पैसों को काम पर लगाने लग गया, ठीक है। यानी उन पैसों को वो उन लोगों को दे देता था जिनको जरूरत है और उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता था। इससे क्या हुआ, पैसा को अब काम पे लगाना शुरू हुआ, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पैसा एक जगह गुल्लक में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब पैसे को लोगों ने काम पे लगाना शुरू किया। दिस रिड्यूस द नीड टू कैरी
फिजिकल मनी। अब इससे क्या चीज हुआ कि जो फिजिकल मनी लेके जाने की जरूरत होती थी वो थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है। समय और आगे बढ़ा तो डिजिटल मनी का फॉर्म आ गया। अब डिजिटल मनी क्या चीज होती थी? टुडे मनी हैज इन्वॉल्व इन डिजिटल फॉर्म्स लाइक क्रेडिट, डेबिट कार्ड्स, ऑनलाइन बैंकिंग एंड डिजिटल वॉलेट्स। तो आज के समय में देखिए तो आज आप पहले ऐसी पीढ़ी हैं जो मतलब कि डिजिटल मनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले डिजिटल मनी नहीं होते थे। आज तो आप फोन पे, गूगल पे इजिली कर सकते हैं, ठीक है। और पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में सीधा ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि आप पैसा ले जाने की भी आप झंझट जो है वो खत्म हो चुकी है। इट अलाउज फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन विदाउट नीडिंग फिजिकल मनी। इससे क्या चीज हुआ, बिना किसी पैसे का आप जेब में किसी पैसे को नहीं ले जा सकते, सिर्फ फोन अपना लेके जाइए और इजीली आपका जो पैसे का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह वो हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम इन शॉर्ट में बात करें कि मनी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, मनी का विकास कैसे हुआ, तो इन शॉर्ट मनी हैज इवॉल्व फ्रॉम गुड्स। मनी गुड्स से इवॉल्व हुआ, ठीक है, सामान से इवॉल्व हुआ। सबसे पहले मेटल्स में है, ठीक है। पहले गुड्स से पहले सामान एक्सचेंज किया जाता था, फिर मेटल्स आए, फिर कॉइन्स आए, फिर पेपर्स आए, उसके बाद डिजिटल फॉर्म्स आए। तो इस तरीके से क्या हुआ, मनी जो है उसका मतलब कि ट्रांजैक्शन होना शुरू हुआ, ठीक है। तो यहां तक के टॉपिक को हम पढ़ लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को हम पढ़ते हैं जिसका नाम है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है करेंसी की, ठीक है। करेंसी यानी मुद्रा क्या चीज होती है? करेंसी इज द मनी यूज इन अ कंट्री फॉर बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। तो करेंसी क्या चीज होती है? करेंसी एक ऐसी मनी होती है कंट्री के अंदर, देश के अंदर, जिससे किसी भी चीज को खरीदा जाता है फिर बेचा जाता है। इट कैन बी कॉइन्स और पेपर नोट्स, ठीक है। ये सिक्के भी हो सकते हैं और पेपर नोट भी हो सकते हैं। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट करेंसी, अलग अलग देशों के पास अलग अलग करेंसी होती है, ठीक है। जैसे अमेरिका में डॉलर है, इंडिया में रुपीज है, ठीक है, इंग्लैंड में पाउंड है, ठीक है। इस तरह की अलग अलग करेंसी हर एक देश में होती है। ऐसा नहीं होता कि एक देश की करेंसी दूसरे देश में मान्य हो, ठीक है। अगर इंडिया की करेंसी रुपीज है, ठीक है, तो ये जो रुपीज है अमेरिका में मान्य नहीं होंगे, ठीक है। इस तरह अमेरिका की करेंसी डॉलर है तो इंडिया में मान्य नहीं होगी, ठीक है। करेंसी हेल्प इन एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज इजिली, तो करेंसी की हेल्प से किसी भी गुड्स, किसी भी सामान को और सर्विस को इजिली एक्सचेंज किया जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव करेंसी की। प्रतिनिधि मुद्रा क्या चीज होती है? रिप्रेजेंटेटिव करेंसी इज मनी बैक्ड बाय समथिंग वैल्यूएबल लाइक गोल्ड, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव करेंसी क्या चीज होती है? जो किसी चीज के स्थान पर यूज किया जाती है, जैसे कि गोल्ड के स्थान पर, ठीक है। द पेपर मनी इटसेल्फ हैज नो वैल्यू, जो पेपर की मनी होती है उसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अब इस चीज को समझिएगा ध्यान से। ये जो कंसेप्ट मैं समझाने जा रहा हूं इसको समझिएगा, आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए, असल में जो पैसा होता है ना, पैसे की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। अगर आप के मन में भी ये सवाल आता होगा कि जो पैसा है इसे छापकर हम लोग देश की गरीबी को दूर कर सकते हैं, ठीक है, पैसा छापकर हम देश को अमीर बना सकते हैं, ये सारी समस्याएं जो होती हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जो मनी है, मनी की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। मनी सिर्फ क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जैसे मनी है, गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि आप मनी को एक्सचेंज करके मान लो गोल्ड ले सकते हो, ठीक है। तो जो गोल्ड है, असल में मनी की हेल्प से आप इस गोल्ड को ले सकते हो। तो कीमत किसकी है? कीमत मनी की है कि गोल्ड की है? कीमत असल में किसकी है? गोल्ड की है, क्योंकि इस गोल्ड को आप मनी की हेल्प से एक्सचेंज कर सकते हो, यानी कि पैसा दे के आप एक्सचेंज कर सकते हो। इस वजह से कीमत किसकी है? इसी वजह से वैल्यूएबल मनी हो जाता है, ठीक है। असल में देखा जाए तो मनी की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, बस मनी की वैल्यू इसलिए है क्योंकि मनी की हेल्प से आप गोल्ड को एक्सचेंज कर सकते हो, किसी सामान को एक्सचेंज कर सकते हो, क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आप कितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, चाहे पेट्रोल है, चाहे गोल्ड है, चाहे सिल्वर है, चाहे अगर आप अनाज देख लो, तो कीमत इन सारी चीजों की होती है। अगर किसी देश में ये सारी चीजों की कमी है तो वो देश पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो बस इन सारी चीजों को एक्सचेंज करने का माध्यम है पैसा, ठीक है, कि एक्सचेंज करना है, इसी वजह से मनी का यूज करते हैं, पेपर नोट्स का यूज करते हैं। तो बस पेपर नोट्स इस वजह से वैल्यूएबल है, अदरवाइज इनकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो अभी के लिए आप बस इतना समझो कि इसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ गोल्ड नॉट इटसेल्फ, ठीक है। तो गोल्ड के केस में क्योंकि मनी की हेल्प से हम लोग गोल्ड को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो गोल्ड के लिए क्या चीज है? ये एक रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। पैसा बस क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, ठीक है। इसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं डिपॉजिट विद बैंक्स की। तो डिपॉजिट विद बैंक्स में हमारा जो टॉपिक है, एक सेकेंड,
तो सबसे पहले आ जाता है डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या चीज होता है? मांग जमा। ये मनी यू कैन विदड्रॉ एनी टाइम विदाउट नोटिस, इट्स इजिली एक्सेसिबल फॉर डेली यूज। ठीक है, आप बैंक में जो पैसा जमा कराते हो, ठीक है, तो जब चाहे आप उसे बैंक में पैसे जाकर डिपॉजिट करा सकते हो और जब चाहे आप डिमांड कर सकते हो, यानी बैंक से मांग सकते हो। इसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, तो ये डेली यूज के लिए आप इस तरह के पैसे का यूज करते हो, डिमांड डिपॉजिट का। ठीक है, एक होता है हमारे पास टाइम डिपॉजिट, जिसे हम बोलते हैं एफडी वगैरह बोलते हैं। ठीक है, मनी यू मस्ट कीप इन द बैंक फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जब पैसा आप किसी एक निश्चित समय के लिए बैंक में रखते हो, ठीक है, आप उससे पहले नहीं निकाल सकते। एग्जाम्पल के लिए कि 1 लाख रुपए आपको महीनों की किस्त पर थोड़ा थोड़ा करके बैंक पे जमा कराने 1 साल तक, और 1 साल के बाद ही आपको पैसा मिलेगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे टाइम डिपॉजिट, क्योंकि 1 साल के लिए आप जमा करा और 1 साल से पहले आप इस पैसे को नहीं निकाल सकते। अगर आप निकालोगे तो आप पे पेनल्टी पड़ेगी और थोड़ा सा जो अमाउंट है आपका इंटरेस्ट के साथ कट कर आपको पैसे वापस मिलेगा। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। ठीक, तो चलिए ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा चेक। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब बात करते हैं चेक की। चेक क्या चीज होता है? डेफिनेशन अगर हम चेक की देखें तो अ चेक इज ए रिटन ऑर्डर डायरेक्टिंग अ बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द अकाउंट्स होल्डर अकाउंट टू पे अ पर्सन एंटिटी। ठीक है, तो चेक क्या चीज होता है? चेक एक रिटन ऑर्डर होता है। ठीक है, एक लिखित में आदेश होता है। क्या आदेश होता है? किसको आदेश होता है? चेक एक रिटर्न में लिखित में एक आदेश होता है। किसको? बैंक को, कि बैंक क्या करे? बैंक जो एक खास तरह का अमाउंट जो आप चाहते हो उस अमाउंट को आपके बैंक से किसी और बैंक के खाते में क्या कर दे? ट्रांसफर कर दिए, मतलब जिसके बैंक में आप चाहते हो उसके बैंक में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप हो, ठीक है, आप मान लो पर्सन नंबर ए हो। ठीक है, आप चाहते हो कि मान लो 1 लाख रुपए आप अपने दोस्त पर्सन नंबर बी के खाते में सीधा ट्रांसफर हो जाए, आप चाहते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे? एक पेपर पे रिटर्न ऑर्डर देखो। ठीक है, इस पेपर को हम लोग क्या बोलते हैं? चेक पर। ये चेक पे आप रिटर्न ऑर्डर दोगे, बैंक को लिखित में दोगे कि हाँ बैंक जो है इस इतने पैसे मेरे दोस्त के खाते में डाल दे। तो ये जो रिटर्न ऑर्डर आप अपने दोस्त को दोगे, दोस्त क्या करेगा? बैंक में लेके जाकर बैंक क्या करेगा? उतना जो अमाउंट है आपके बैंक दोस्त को दे देगा या फिर उसके खाते में डाल देगा। ठीक है, तो चेक और कुछ नहीं होता है, एक रिटर्न में ऑर्डर होता है। ठीक है, लेकिन अब इसको यूज कैसे करते हैं इस चीज को समझिए। ठीक है, वाई इज इट यूज? अब इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले देखो कन्वीनियंस। चेक प्रोवाइड अ सेफ एंड इजी वे टू पे विदाउट यूजिंग कैश। ठीक है, अब चेक क्या चीज होता है? चेक बिना कैश का इस्तेमाल किए इजिली ट्रांजैक्शन किसी चीज का पैसे का हो सकता है। ठीक है, देखिए क्योंकि लाखों रुपए अमाउंट अगर आप जाएंगे बैंक में, ठीक है, और बैंक से निकाल के लेके आएंगे, उसके बाद आप अपने फ्रेंड को देंगे, तो ये एक रिस्की टास्क होता है। ठीक है, पैसे वगैरह चोरी होने का डर रहता है। तो इससे क्या होता है? सीधा आपने पीस ऑफ पेपर दिया, वो आपका फ्रेंड बैंक में लेके गया और बैंक वाले ने उसके खाते में सीधा ट्रांसफर कर दिया। तो इससे क्या हुआ? कैश का जो यूज है ना, फिजिकल कैश का ज्यादा से ज्यादा जो यूज है वो रुक गया। ठीक है, इससे क्या हुआ? कैश का चोरी होने से बच गया। और साथ साथ में क्या होता है? जब कैश के थ्रू आप लेन देन करते हो तो उसका बैंक के पास प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, तो आगे चल के फ्यूचर में अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो बैंक के पास रिकॉर्ड रहता है, जिससे क्या चीज होता है? एज ए प्रूफ की तरह वो काम करता है। ठीक है, अगर आप कैश में पैसे दोगे तो इस तरह धोखाधड़ी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन अभी भी आपके मन में सवाल आएगा कि क्यों हम लोग गूगल पे, फोन पे, आज के समय में तो ये चीजें होती हैं, तो भी चेक का इस्तेमाल क्यों? तो ये देखिए, गूगल पे, फोन पे वगैरह की तुलना में चेक जो देखा जाए ज्यादा रेलिवेंट है और ज्यादा ट्रस्ट वर्दी है। ठीक है, इस पे ट्रांजैक्शन करना ज्यादा ट्रस्ट वर्दी है और इसमें पैसे काफी सेफ रहते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया रिकॉर्ड रहता है, इसी वजह से क्या होता है? बड़ी बड़ी कंपनीज जो होते हैं, बड़े बड़े अमाउंट में जो पैसे होते हैं चेक के थ्रू ही ट्रांसफर किए जाते हैं। गूगल पे, फोन पे वगैरह पे छोटे छोटे अमाउंट का यूज किया जाता है, लेकिन बड़े अमाउंट के लिए ये ज्यादा ट्रस्ट वर्दी नहीं है। ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ ये और बेटर हो जाएंगे, लेकिन चेक का तोड़ कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं चेक काम कैसे करता है, इस चीज को समझते हैं। हाउ अ चेक वर्क्स, चेक काम कैसे करता है। सबसे पहले इशूइंग, जारी करना। व्हेन यू राइट अ चेक, जब आप चेक लिखोगे, यू इंस्ट्रक्ट योर बैंक टू पे द स्पेसिफिक अमाउंट टू द पे। ठीक है, जब आप एक चेक लिखेंगे तो चेक पर आप अपने बैंक को लिखेंगे कि जितना अमाउंट आप अपने फ्रेंड के खाते में, फिर जिसको भी आप पैसा देना चाहते हैं उसके खाते में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्लियरिंग होगी। द बैंक प्रोसेसेस द चेक, अब चेक क्या करेगा? बैंक को प्रोसेस करेगा। ठीक है, जो बैंक होगा चेक को प्रोसेस करेगा, प्रॉपर वे से देखेगा चेक इलीगल तो नहीं है, इसमें प्रॉपर फंड है कि नहीं है। ठीक है, ये आउट ऑफ डेट तो नहीं हो चुका, ये सारी चीजें बैंक जो चेक करेगा। ठीक है, इफ इनफ मनी इज अवेलेबल बैंक ट्रांसफर टू द पेज अकाउंट। ठीक है, पेज मतलब जिसके खाते में पैसा जाने वाला है उसको हम बोलते हैं पेज। ठीक है, अब जब सारी चीजें क्लियर होती है तो बैंक जो पेज होगा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा पैसे। ठीक है, अब बात करते हैं चेक जो है उसको फिल कैसे किया जाता है। ठीक है, अब ये चीज देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक
थ्योरी में बता देता हूँ कैसे लिखा जाता है, फिर आपको एग्जांपल एक चेक दिखाऊंगा और उसके थ्रू एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले डेट होता है, तारीख होती है, राइट द डेट ऑन द टॉप राइट, ठीक है। सबसे पहले टॉप पर यानी कि ऊपर साइड में, जैसे ये चेक है तो ऊपर साइड में राइट में आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर डेट लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद पे प्राप्त करता है यानी कि जिसको पैसा मिलने वाला है उसका नेम आप लिखोगे, राइट द नेम ऑफ द पर्सन और कंपनी यू आर पेइंग नेक्स्ट टू पे, ठीक है। अब जिस पर्सन या जिस कंपनी को पैसा जाएगा, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट से जिसके अकाउंट में जाएगा उस कंपनी का या फिर उस पर्सन का नेम लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद अमाउंट इन नंबर्स, ठीक है। उसके बाद जितना अमाउंट आप भेजना चाहते हैं उसको नंबर्स में लिखना है, ठीक है। मान लीजिए 6,000 रुपये भेजना चाहते हैं तो 6,000 रुपये आपने नंबर में लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट जो होगा शब्दों में लिखना होगा। 6,000 तो आपने लिख दिया, मगर इसमें धोखाधड़ी भी तो हो सकती है ना, क्योंकि 6,000 में कोई एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया, ठीक है, तो क्या कर लोगे, या फिर एक जीरो का कट कर दिया। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए क्या करते हैं, अमाउंट में भी लिखते हैं, ठीक है, नंबर में लिखते हैं, यानी 6,000 आप प्रॉपर अमाउंट में भी नंबर में भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज होता है। उसके बाद सिग्नेचर होंगे, आपके हस्ताक्षर होंगे, ठीक है। साइन द सिग्नेचर एट द बॉटम टू ऑथराइज द पेमेंट। उसके बाद क्या चाहिए होता है, आपका सिग्नेचर होता है, ठीक है। अब ये चीजें एक चेक के थ्रू देखते हैं। तेरा एक चेक है, अब चेक के थ्रू देखो। सबसे पहले टॉप राइट पे क्या चाहिए होता है, आपका डेट होता है, तो डेट आपने लिख दिया। उसके बाद किसको पे करना है, जिसको पैसा देना है उसका नाम होता है। फिर अमाउंट होता है, यहाँ पे आपने अमाउंट नंबर में लिख दिया, उसके बाद उसी अमाउंट को वर्ड्स में लिख दिया, और उसके बाद नीचे आपके क्या हो जाते हैं, सिग्नेचर हो जाते हैं। तो ये सारे काम होता है चेक पे। और उसके बाद एक चीज और ध्यान दीजिए कि एक छोटी सी जानकारी है, अगर आप चाहते हैं कि जो पैसा है वो उसको कैश के फॉर्म में ना मिले, यानी कि आप जिसके खाते में पैसा जाने वाला है, ठीक है, आप अपने फ्रेंड को दिए, ठीक है, उसको पैसा चाहिए तो बैंक में जाएगा तो बैंक उसको कैश में पैसा नहीं पकड़ाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सीधा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, तो इसके लिए ऊपर देखिए, ऊपर ये जो सिंबल है इस सिंबल पे ध्यान दीजिए, ये वाला जो सिंबल है जहां पे लिखा हुआ है एसी पे। एसी पे का मतलब क्या है कि एक सिंबल होता है, इस सिंबल के थ्रू सीधा अकाउंट में पेमेंट हो जाती है, ठीक है। यानी कि बैंक जो है उस पर्सन को कैश में पैसा नहीं देगा, सीधा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अकाउंट पे, ठीक। तो इस तरीके से चेक जो है वो काम करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं चेक बाउंस किस किस केसेस में होता है। आपने सुना होगा चेक बाउंस हो गया, तो ये कौन कौन से केसेस में चेक बाउंस हो जाता है, ठीक है। सबसे पहला इनसफिशिएंट फंड, अगर बैंक में अगर आपके खाते में पैसा इनसफिशिएंट है, मान लो आपने लिखा है 6,000 ट्रांसफर करने मगर आपके बैंक में सिर्फ 5,000 रुपए, तो इस केस में जब चेक प्रोसेसिंग होगा बैंक में, तो उस केस में जैसे ही बैंक को पता लगेगा आपके अकाउंट में प्रॉपर फंड नहीं है, तो जो आपका चेक है वो बाउंस हो जाएगा, ठीक है। इफ देयर इज इनफ फंड इन योर अकाउंट कवर द चेक अमाउंट, ठीक है। तो ये चीज मैंने समझा दिया, अगर इनसफिशिएंट फंड हो। उसके बाद इनवैलिड सिग्नेचर हो, अगर आपके सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे फाइल के ऊपर, जो बैंक के पास रिकॉर्ड है आपका सिग्नेचर का, अगर उस पर मैच नहीं कर रहे तो भी आपका जो चेक है वो बाउंस हो जाएगा। तीसरा स्टेल चेक, स्टेल चेक मतलब पुराना चेक, अगर चेक 3 महीने से ज्यादा, आमतौर पर अगर 3 महीने से ज्यादा आपका चेक पुराना है तो भी आपका चेक बाउंस हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा कई और केसेस है जिसमें चेक बाउंस हो सकता है, अगर चेक फटा हुआ है तो भी बाउंस हो सकता है, ठीक है। चेक में अगर आपने ओवर राइटिंग की हुई है, यानी ऊपर पेन चला दिया या फिर व्हाइटनर वगैरह का यूज कर लिया, तो भी आपका चेक जो है वो बाउंस हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे केसेस है जिसमें चेक जो है वो बाउंस हो जाता है, ठीक। इसके अलावा अब आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि जो चेक है, चेक की कोई कॉपी भी तो कर सकता है ना, तो ऐसा नहीं है। चेक जो है बहुत ही इसमें MICR कोड वगैरह का यूज किया जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन जो कोड वगैरह होता है, ठीक है, ऐसे मतलब कि सीक्रेट कोड्स होते हैं इसमें 9 डिजिट के। वो सीक्रेट कोड इस तरीके से होते हैं कि सबके चेक का जो कोड होता है वो यूनिक होता है, ठीक है, कोई इसकी कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है, जिसकी वजह से बैंक जो प्रोसेसिंग करते समय उस कोड को एक तरीके से आइडेंटिफाई कर लेता है। तो इसका जो यूज है, कॉपी है, वो कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये स्पेशल पेपर्स और स्पेशल कोड के साथ तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चेक का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। आई होप मैंने अपना बेस्ट दिया है चेक के कंसेप्ट को समझाने के लिए। तो अगला जो टॉपिक हमारा होगा लोन का, ठीक है। तो बिना किसी देर के चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए अब बात करते हैं लोन की। लोन क्या चीज होता है, ठीक है। डेफिनेशन अगर हम लोन की बात करें तो लोन इज मनी बोरोड फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट मस्ट बी पेड बैक विद इंटरेस्ट ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। लोन क्या चीज होता है, लोन एक ऐसा पैसा होता है जो आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मतलब कि किसी भी ऐसी संस्था से जो पैसे उधार देती है उससे लेते हैं, या फिर आप बैंक से लेते हैं, ठीक है, जो कि आपको एक समय के बाद, एक फिक्स समय के बाद इंटरेस्ट के साथ यानी ब्याज के साथ आपको चुकाना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं लोन, ठीक है। इंटरेस्ट का मतलब तो आपको पता ही होगा। इंटरेस्ट
का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने अपने फ्रेंड से 100 रुपये उधार लिए, ठीक है, 1 साल के लिए, और मेरे फ्रेंड ने उस पर मान लो कि 10% का क्या लगा दिया, इंटरेस्ट लगा दिया। उसने बोला कि 10% के साथ इंटरेस्ट के साथ आपको पैसे वापस लौटाने होंगे। तो 1 साल के बाद में उसे 100 रुपये तो लौटाऊंगा ही, लेकिन 100 रुपये पे जो 10% का इंटरेस्ट है यानी एक्स्ट्रा 10 रुपये मैं और लौटाऊंगा, ठीक है। तो 110 रुपये मैं लौटाऊंगा। तो जो एक्स्ट्रा 10 रुपये है यही क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है, ठीक है, यानी ब्याज कहलाता है। तो ये चीज होता है ब्याज। अब देखिए जो बैंक होता है, बैंक अलग अलग तरह के लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। बैंक में अगर आप जाओगे तो बैंक आपको अलग अलग तरह के लोन देता है। ये कौन कौन से लोन होते हैं, इसके लोन के अलग अलग टाइप्स क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो लोन होता है इसे हम बोलते हैं पर्सनल लोन, व्यक्तिगत लोन, ठीक है। पर्सनल लोन क्या चीज होता है, अनसिक्योर्ड लोन होता है, ठीक है, यानी कि ये असुरक्षित ऋण होता है। ये इसमें किसी भी तरह के कोलेटरल की रिक्वायर्ड नहीं होती। कोलेटरल मतलब किसी तरह की चीजों को गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। छोटा मोटा जो लोन होता है, अगर आपको छोटे मोटे खर्चे हैं, वेकेशंस पे जाना है, तो इस तरह के जो लोन होते हैं इसे हम बोलते हैं पर्सनल लोन। तो ये आपको बैंक देता है। दूसरा होता है होम लोन। अगर आपको अपना घर खरीदना है या फिर अपने घर को रेनोवेट वगैरह कराना है, मतलब कि कलरिंग वगैरह या फिर उसमें मेंटेनेंस वगैरह करवाना है, तो इस चीज के लोन जो आपको बैंक देता है इसको हम बोलते हैं होम लोन, ठीक है। इसमें आपको कोलेटरल की जरूरत पड़ेगी, गिरवी रखने की चीजों की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे कोलेटरल के तौर पे क्या काम करेगा, आपका घर एज ए कोलेटरल की तरह यूज होगा। यानी कि इन केस अगर आप फ्यूचर में लोन नहीं चुका पाते तो आपका जो घर है वो बैंक क्या कर लेगा, बेचकर, ठीक है, अपने जो लोन के पैसे वो रिकवर कर लेगा, ठीक है। तीसरा हमारे पास जो लोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार लोन, ठीक है। कार लोन यानी इसको हम व्हीकल लोन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का व्हीकल परचेस करना है तो आप व्हीकल लोन ले सकते हैं बैंक से। इसमें कोलेटरल क्या होगा, जो भी व्हीकल होगा आपका वो एज ए कोलेटरल की तरह इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगर आप लोन नहीं चुका पाते तो आपकी जो भी कार बाइक है वगैरह है वो बैंक जब्त कर लेगा और उससे बेच के अपने लोन की अमाउंट रिकवर कर लेगा। तीसरा होता है एजुकेशनल लोन, ठीक है। ये लोन कब दिया जाता है, ये लोन आपको बैंक तब देता है जब आपको अपने एजुकेशन से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित जो होते हैं लोन चाहिए होता है, ठीक है। इसमें यूजुअली लोअर इंटरेस्ट रेट होता है, मतलब ब्याज का जो रेट होता है बहुत कम होता है, ठीक है। और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट की ऑप्शन होती है, यानी कि जो रीपेमेंट करना होता है, दोबारा से पे करना होता है, वो फ्लेक्सिबल सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है। चौथा हमारे पास होता है बिजनेस लोन, व्यापार ऋण, ठीक है। इसमें क्या चीज होता है कि अगर आपको अपने कोई भी बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना है तो इसके लिए आपको बैंक जो है लोन देता है, ठीक है। ये भी लोन अनसिक्योर होता है, ठीक है। और जिस तरह की आपको रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरह के बिजनेस के लिए, उस तरह का आपको लोन इसमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है गोल्ड लोन, ठीक है। गोल्ड लोन क्या होता है कि अगर आपको किसी भी तरह की ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, गहने वगैरह खरीदने तो उसके लिए आपको लोन दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीका, इसमें क्या चीज होता है, आपको लोन जो है बहुत जल्दी मिल जाता है, ठीक। इसके बाद लास्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर लोन, ठीक है। अगर आपको अपनी एग्रीकल्चर के लिए अच्छे क्वालिटी के सीड्स चाहिए, इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर वगैरह खरीदने, मशीन्स वगैरह खरीदने, इसके अलावा आपको मतलब किसी भी तरह के पशु वगैरह की जरूरत है, तो ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए होती है तो आपको एग्रीकल्चर लोन में सारी चीजें मिल जाती हैं। इसमें भी आपको लोअर इंटरेस्ट पे लोन मिलता है, क्योंकि ताकि बैंक जो है और सरकार खुद चाहती है कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट करें, ठीक है। तो ये हमारे पास थे टाइप्स ऑफ लोन, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक हमारा होगा फंक्शन ऑफ मनी, पैसा का काम क्या चीज होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैसे के कार्य, फंक्शन ऑफ मनी। अब पैसे के काम क्या चीज है ये मैंने कई बार आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार ये फिर से देख लीजिए। सबसे पहला काम है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज यूज्ड टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी गुड्स और किसी भी सर्विस को बाय करने के लिए या फिर सेल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पैसे का, ठीक है। यूनिट ऑफ अकाउंट, मूल्य की माप। इट प्रोवाइड स्टैंडर्ड मेजर्स फॉर वैल्यूइंग आइटम। अब किसी चीज की जो कीमत क्या है उसको भी डिसाइड करने का काम कौन करता है, पैसा करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कि एक चॉकलेट की कीमत, ठीक है, कितने पैसे में होगी ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। एक चॉकलेट की कीमत 5 रुपए होगी, 2 रुपए होगी, 100 रुपए होगी, तो किसी चीज की कीमत कितनी है उस चीज को भी पैसा क्या करता है, डिसाइड करता है, ठीक है। उसके बाद स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य का भंडार। मनी रिटेल इट्स वैल्यू ओवर टाइम, ठीक है, अलाउ सेविंग, ठीक है। और मनी जो चीज होता है वो क्या करता है, पैसे का मूल्य समय के साथ बना रहता है, जिससे बचत संभव होती है, ठीक है। लंबे समय तक जो पैसे का मूल्य होता है वो बना रहता है किसी और चीज की तुलना में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी कि भविष्य में भुगतान का मार्ग। इट यूज टू सेटल डेब्ट्स इन द फ्यूचर। फ्यूचर के समय में अगर किसी भी तरह का उधार है तो आप पैसे की मदद से चुका सकते हैं। तो ये होता है पैसे के यूज, ठीक है। ये सारी चीजें होते हैं पैसे की यूज। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा है फाइनेंशियल सिस्टम।
चलिए, अगर फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो क्या होती है वित्तीय प्रणाली। वित्तीय प्रणाली का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखिए, इकोनॉमिक गोल, आर्थिक लक्ष्य। कंट्रीज एम फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, हर एक कंट्री क्या चाहती है कि उसकी जो आर्थिक विकास हो, मतलब पैसे के संबंध में उसके देश जो है विकास करें, ठीक है। रिसोर्सेज, इसके लिए संसाधनों का उपयोग करता है। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन एफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्स यूज, ठीक है। लेकिन देखिए, अगर किसी भी कंट्री को फाइनेंशियल तौर पे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है अपने देश की, तो उसके लिए उन्हें उनके देश में जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, उनको सही तरीके से यूज करना चाहिए। उनके पास जो पैसा है, मनी है, उस मनी का सही तरीके से यूज करना आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिनके पास मनी होता है, लेकिन उस मनी का वो सही तरीके से यूज नहीं कर पाती। मान लो किसी कंट्री के पास अच्छा खासा पैसा है, मगर उस पैसे का इन्वेस्टमेंट वो हथियार के ऊपर कर रही है, ठीक है, अपने मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर रही है, अपने देश की एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दे रही है, तो इससे क्या होगा, उनका सारा का सारा मनी जो है गलत वे में यूज हो जाएगा, ठीक है। तो एक देश के पास मनी तो होना चाहिए रिसोर्स के तौर पर, लेकिन उस मनी को यूज करने का प्रॉपर एक वे भी होना चाहिए, मेथड भी होना चाहिए। तो मनी का सही तरीके से यूज कैसे किया जाए, इसके लिए क्या बनाया गया, पूरा एक फाइनेंशियल सिस्टम बनाया गया, ठीक है। पूरा एक सिस्टम बनाया गया है जो मनी का सही वे से यूज करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल सिस्टम में ये देखा जाता है कि पैसा का सही तरीके से यूज कैसे किया जाए ताकि देश का विकास हो सके, ठीक है। तो बोले सिस्टम नेसेसिटी, अ फाइनेंशियल सिस्टम मैनेज रिसोर्सेज इफेक्टिवली। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है कि पैसों का, संसाधनों का सही ढंग से इस्तेमाल कैसे किया जाए, वो ये चीज देखता है, ठीक है। कनेक्शन जो इट लिंक्स वेरियस सोसाइटल पार्ट्स फॉर सपोर्ट, ये अलग अलग हिस्सों को, सोसाइटी के हिस्सों को मतलब कि लिंक करता है और देखता है किस तरीके से विकास किया जाए। डिपॉजिट्स एंड लोन, एक्सेप्ट डिपॉजिट, अब ये पैसों का जमा भी करता है। इंक्लूड्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंडिंग सोर्सेज, जिसमें फॉर्मल सेक्टर्स भी आ जाते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर्स भी आ जाते हैं। अब ये चीजें क्या होती है हम समझते हैं। पहले बेसिक चीज इतना समझ ली कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है देश के अंदर जो कि ये देखता है कि जो मनी है हमारे देश के अंदर और जो रिसोर्सेज है उनको सही ढंग से इस्तेमाल में कैसे लाया जाए, ठीक है। क्योंकि पैसा होना ही जरूरी नहीं, अगर आपके पास पैसा बहुत सारा है लेकिन पैसे का आपको यूज नहीं करना आता, एक सिस्टम नहीं है कि आप पैसों को सही तरीके से यूज कर पाए, तो क्या हो जाएगा, वही पैसा आपके लिए अभिशाप बन जाएगा, ठीक है, आपको बर्बादी के रास्ते पे ले जाएगा। इसी वजह से फाइनेंशियल सिस्टम का होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं क्रेडिट के बारे में, ठीक है। सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट क्या चीज होता है? क्रेडिट का मतलब होता है ऋण, ठीक है। ऋण का मतलब क्या होता है, उधार बोल लो आप, मतलब कि उधार जो पैसे देते हैं, कर्ज बोल लो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रेडिट, ठीक है। अब जो भी कर्ज वगैरह दिए जाते हैं वो दो टाइप्स में दिए जाते हैं। एक तो होता है हमारे पास, दो सेक्टर्स में दिए जाते हैं। एक तो होता है हमारे पास इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है फॉर्मल सेक्टर। अब ये चीज क्या होता है, अब इन चीजों को हम समझते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर। सबसे पहले इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें जिसे हम बोलते हैं अनौपचारिक स्रोत। दीज इंक्लूड मनी लैंडर्स, फ्रेंड एंड फैमिली हु प्रोवाइड लोन्स विदाउट फॉर्मल एग्रीमेंट, ठीक है। जब आपको अगर पैसों की जरूरत होती है, जब आप गांव के जमींदार से लोन लेते हो, अपने आसपास के फ्रेंड से लोन लेते हो, ठीक है, जिसमें किसी भी तरह की एग्रीमेंट वगैरह साइन नहीं होती, मगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं साइन किए जाते, तो इसको हम बोलते हैं, इस तरह के लोन जो लिए जाते हैं इसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज, ठीक है, इनफॉर्मल सोर्सेज। इसमें इजीली क्या होता है, हाई इंटरेस्ट रेट्स होता है। गांव वगैरह में जो जमींदार वगैरह से किसान वगैरह लोन लेते हैं, इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। अब आगे क्या बोला फॉर्मल सोर्सेज में, तो ये तो हो गया इनफॉर्मल सोर्सेज जिसमें किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती, हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया जाता है, ठीक है। फॉर्मल सोर्सेज में क्या होता है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफर लोन्स विद ऑफिशियल एग्रीमेंट्स, दे हैव लोअर इंटरेस्ट रेट्स एंड अलाउ गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ठीक है। अब फॉर्मल सेक्टर्स के थ्रू जो लोन लिया जाता है, इसमें क्या चीज होता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है, मतलब गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, प्रॉपर वे से इसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होते हैं, प्रॉपर वे से सारी चीजें लिखित रूप में होती है, प्रॉपर एक फाइल तैयार होती है और इंटरेस्ट रेट जो होता है इसमें कम होता है, ठीक है। तो ये चीज जो होता है इसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करती है। तो इस तरह के जो लोन्स लेने का सिस्टम है इसे हम बोलते हैं फॉर्मल सोर्सेज, ठीक है। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल तो समझ में आ गया। तीसरा हमारे पास होता है कोऑपरेटिव, ठीक है, लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव, ठीक है। अब कोऑपरेटिव क्या चीज होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड क्रेडिट टू द मेंबर्स ऑफर एट लोअर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब कोऑपरेटिव का मतलब समझो, देखो बहुत सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, मान लो जो गरीब लोग हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लोग मिलकर आपस में मतलब एक ग्रुप बना लेते हैं और ये लोग थोड़ा थोड़ा पैसा एक जगह पे जमा करते जाते हैं, ठीक है। मान लो 100 लोगों ने ग्रुप बनाकर अपना पैसा हर महीने थोड़ा थोड़ा जमा करते हैं। अब इन 100 में से फ्यूचर में, तो ये जो 100 लोग पहले बना क्या लिए, इन 100 लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करिए, 100 लोगों ने मिलकर बना दिया कोऑपरेटिव यानी सहकारी, ठीक है। मतलब बहुत सारे
लोगों को एक ग्रुप बना लिए। अब इनका काम क्या चीज़ होता है, इन केस अगर फ्यूचर में इनमें से किसी एक पर्सन को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, अपनी बेटी की शादी करनी है या फिर किसी तरीके का कोई महंगा चीज़ खरीदना है जो इनकी ज़रूरत का है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये अपने मेंबर को क्या कर देते हैं, लोन दे देते हैं बड़े अमाउंट में, और साथ साथ में इसमें कम ब्याज रेट पर उनको लोन देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव। ठीक है, तो इसका फायदा क्या चीज होता है, इससे क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं इसमें। ठीक है, साथ में लोअर इंटरेस्ट पे लोन दे देते हैं। दे प्रमोट म्यूचुअल असिस्टेंस अमंग मेंबर टू फॉर बोरिंग एंड सेविंग। तो सेव करने के लिए, बोरो करने के लिए इनके एक म्यूचुअल असिस्टेंस होते हैं, मतलब कि एक तरीके से इनका एक दूसरे का ही सपोर्ट होता है। इससे फायदा ये होता है कि नहीं किसी भी बैंक्स वगैरह में या फिर इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर वगैरह में लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती और एक दूसरे की जरूरत भी पूरी हो जाती है। और साथ साथ में इनके वो बहुत ज्यादा पैसे की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसको ज्वाइन कर लिया ना, इस वजह से। ठीक है, अगला हमारे पास जो लोन का तरीका वो कौन सा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब ये क्या चीज है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसे हम बोलते हैं स्व सहायता समूह। दीज आर ग्रुप्स फॉर्म बाय पुअर इंडिविजुअल्स, स्पेशली वुमेन टू सेव मनी एंड एक्सेस क्रेडिट्स। ठीक है, अब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या चीज होता है कि ये लोग अपना ही ग्रुप बना लेते हैं, कोऑपरेटिव की तरह ही होता है, मगर ये लोग अपना ही ग्रुप बना लेते हैं, गरीब लोग जो होते हैं, और पैसे को सेव करते हैं, और जब जरूरत जिसको पड़ती है उसको ये लोग दे देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या चीज होता है, इससे एक दूसरे की हेल्प भी हो जाती है और पैसे की सेविंग भी हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये टॉपिक हमारा हुआ। अब इसके बाद हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट की, मतलब कि जो ऋण होता है, ठीक है, उसकी शर्तें क्या क्या चीज होती हैं, यानी कि जब आप उधार पैसा लेते हो तो उसका शर्त क्या चीज होती है। और इसमें हम मेनली किसकी बात करेंगे, इसमें हम मेनली फॉर्मल सेक्टर की बात करेंगे, सॉरी इनफॉर्मल सेक्टर की हम बात करेंगे, नहीं, इसमें हम फॉर्मल सेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, अब फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, फॉर्मल सेक्टर में जब आप लोन लेते हो तो इसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जरूरत होती है। ठीक है, तो जब आप फॉर्मल सेक्टर से यानी कि बैंक वगैरह से लोन लेने के लिए जाएंगे तो आपको मेनली 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको इंटरेस्ट रेट ये होगा। ठीक है, द परसेंटेज चार्ज बाय लैंडर्स ऑन द बोरोड अमाउंट, इट डिटरमाइंस हाउ मच एक्स्ट्रा मनी यू विल पे बैक अलॉन्ग विद प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि आप जितना भी पैसा उधार लेने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, कितने इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, ये तो होगा इंटरेस्ट रेट। दूसरा, अगर आप लोन लेने के लिए जाएंगे आपसे कोलेटरल कुछ रखवाया जाएगा, यानी गिरवी रखवाया जाएगा। ठीक है, एंड एज इट प्रॉपर्टी प्लेस्ड बाय द बोरोवर टू सिक्योर अ लोन। ठीक है, एग्जाम्पल कि आप 1 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप उस पैसे को लेके भाग भी सकते हैं, तो बैंक क्या करेगा, आपसे कुछ गिरवी रखवाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपकी प्रॉपर्टी गिरवी रखवा सकता है, या फिर आपकी कोई व्हीकल वगैरह, कुछ भी ऐसी चीज जो बैंक के जो भी लिस्ट में होता है उन चीजों में से कोई भी चीज गिरवी रखवा सकता है। ठीक है, ताकि इन केस अगर आप फ्यूचर में लोन नहीं चुका पाते हैं तो क्या चीज होता है, वो उस चीज को सेल करके जो आपने गिरवी रखी है, बैंक अपना जो लोन है उसको रिकवर कर लेता है। ठीक है, तीसरी चीज देखी जाएगी मोड ऑफ पेमेंट, यानी भुगतान का तरीका क्या होगा। इसमें ये चीज बताया जाता है कि आप जो पैसे वो किस फॉर्म में देना चाहते हो, आप इंस्टॉलमेंट्स में देना चाहते हो, मतलब किस्तों में देना चाहते हो, या लंप सम देना चाहते हो, या फिर आप उधार जो है एक बार में ही चुका देना चाहते हो, तो इस चीज को आप डिसाइड करोगे। ठीक है, अगला चीज होगा टेन्योर, यानी अवधि, यानी कि आप जो लोन होगा कितने समय के लिए लोगे। ठीक है, ये चीज देखा जाएगा। तो टोटल 4 चीजें देखी जाएंगी। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, इंटरनेट, ठीक है, डोकोमो, ठीक है, डोकोमो, आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। इंटरनेट से इंटरेस्ट, यानी कि आप पे इंटरेस्ट कितना लगेगा डिसाइड होता है। ठीक है, डो से मतलब क्या, डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, को से यानी कि कोलेटरल की जरूरत पड़ती है, यानी गिरवी क्या रखोगे, MO से मोड ऑफ पेमेंट, यानी कि आप किस फॉर्म में पैसा जो है चुकाओगे, पूरा चुकाओगे या फिर किस्त में चुकाओगे, ये 4 चीजें। ठीक है, तो ये होगी टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ लिया। तो अब हम नेक्स्ट चीज बात करते हैं, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, अभी जो क्रेडिट सिस्टम है, ये जो ऋण प्रणाली है, उधार लेने का जो सिस्टम है, ठीक है, कर्ज लेने का जो सिस्टम है, इसके लाभ क्या चीज है और इसकी हानियां क्या चीज है, इसकी चीज को हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरिट्स की अगर हम बात करते हैं, इसके फायदे की बात करते हैं, तो फायदा क्या चीज होता है। ठीक है, सबसे पहले एक्सेस टू फंड, धन तक पहुंच। ठीक है, प्रोवाइड इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस विद द नेसेसरी फंड फॉर इन्वेस्टमेंट परचेजेस एंड इमरजेंसीज। ठीक है, तो पहला चीज ये होता है कि जिनको पैसे की जरूरत है, मान लो किसी को अपना बिजनेस ओपन करना है, किसी को इमरजेंसी में जरूरत पड़ गई है, ठीक है, तो इस सिस्टम के थ्रू, क्रेडिट सिस्टम के थ्रू क्या चीज होता है, उन लोगों के पास पैसा इजिली मिल जाता है। ठीक है, जब जितनी उनकी जरूरत होती है। ठीक, इसके अलावा क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास में भी मदद करता है। किस तरीके से, facilitate business expansion and consumer expanding contributing to overall economic development। ठीक है, अब इससे क्या चीज होता है, इससे ये होता है कि
जिनके पास प्रॉपर वैसे मान लो कि कोई पर्सन है बिजनेस खोलना चाहता था, ठीक है, उसके पास पैसे नहीं थे, मगर क्रेडिट सिस्टम की वजह से उसे पैसे मिल गए। पैसे मिल गए तो उसे उधार के पैसे से उसने अपने बिजनेस में लगा लिया। अब बिजनेस उसका ग्रो हुआ तो इससे फायदा किसका होगा? इससे फायदा ये होगा कि सबसे पहले इसकी तो तरक्की होगी, ठीक है, साथ में बैंक को लोन चुका देगा इंटरेस्ट के साथ, यानी बैंक की भी तरक्की होगी, ठीक है। अब ये बहुत सारे लोगों को रोजगार पे रखेगा तो लोगों की भी तरक्की होगी। अब रोजगार पे रखेगा, इसकी तरक्की होगी, तो इससे क्या चीज होगा कि ओवरऑल इसकी जो कंपनी अच्छी खासी पैसा जनरेट करेगी। तो ये पैसे से क्या करेगा? देश को टैक्स देगा, तो टैक्स से गवर्नमेंट की भी तरक्की होगी। अब गवर्नमेंट की तरक्की होगी तो गवर्नमेंट के बाद जो टैक्स का पैसा है गवर्नमेंट उसे जनता की भलाई के लिए यूज में लेके आएगी, ठीक है, इससे देश का भी भला होगा। तो इस तरीके से क्या चीज होता है कि अगर जो क्रेडिट सिस्टम की वजह से एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, यानी कि आर्थिक विकास होता है एक देश का, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज होता है? फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, ऑफर वेरियस ऑप्शन फॉर रीपेमेंट। अब देखो क्रेडिट सिस्टम में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, अलग अलग पेमेंट सिस्टम का और उधार लेने का जो मतलब कि तरीका भी दिया जाता है जिससे आपको आसानी हो, ठीक है। बिल्डिंग क्रेडिट हिस्ट्री, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग हेल्प इंडिविजुअल बिल्ड अ गुड क्रेडिट हिस्ट्री इंप्रूवमेंट एंड लोकल प्रॉस्पेक्ट, ठीक है। अब इससे क्या चीज होता है कि जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, प्रॉपर वे से जो ऐसे लोग होते हैं जो सही समय पे लोन को चुका देते हैं, उनकी एक हिस्ट्री तैयार हो जाती है जिससे फ्यूचर में वो लोन ले सकते हैं, इसलिए जब उनको जरूरत हो। एनकरेज सेविंग, ठीक है, इससे क्या चीज होता है? इससे लोगों को एक तरीके से उत्साह भी मिलता है कि पैसे को सेव करें, क्योंकि पैसा जो होता है उनको इंटरेस्ट के साथ मिल जाता है और उस पैसे का इस्तेमाल करके, मान लीजिए थोड़ा थोड़ा पैसा अगर आपके पास होता है तो आप उस पैसे से बड़ा काम नहीं कर सकते। वही पैसे अगर आप सेव करके रखते हैं तो जब इकट्ठे आपको पैसा मिलेगा तो आप कोई बड़ा काम कर सकते हैं, जिससे देश की तरक्की में और अपनी तरक्की में भी आप मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे तो फायदे होते हैं किसके? क्रेडिट सिस्टम के। लेकिन अब इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, उन नुकसानों को हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके डीमेरिट्स देखते हैं। नुकसान क्या चीज है? डेप्ट बर्डन। कई बार क्या होता है, लोन्स वगैरह लेने के चक्कर में लोग बड़े बड़े डेप्स में फंस जाते हैं, कर्ज में फंस जाते हैं, ठीक है, जिससे पूरी जिंदगी डेप्ट सर्कल में ही फंसे रहते हैं। तो ये बड़ा नुकसान है, ये भी चीज देखनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो लोन होते हैं अपने लग्जरीज को पूरा करने के लिए लेते हैं, ठीक है, कि अपनी लाइफ में फैंसी घर चाहिए, बाइक्स चाहिए, ये सारी चीजें। तो इससे क्या होता है, ऐसे लोग पैसे का सही यूज नहीं करते तो क्या हो जाते हैं? एक बोझ में फंस जाते हैं, ठीक है, पैसे के। हाई इंटरेस्ट रेट। कई बार क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, आप पैसे ले तो लेते हो मगर इंटरेस्ट रेट ही इतना होता है कि कभी इंटरेस्ट ही नहीं चुकता होता आपका, ठीक है, तो ये भी एक समस्या है, ठीक है। रिस्क मिस यूजेस। अगर आप पैसे लिए तो है मगर उस पैसे का आप सही यूज नहीं कर पाए या फिर पैसे आपको डूब गए तो उसको चुकाने में बहुत रिस्क होता है, ठीक है, ये सारी समस्या देखने को मिलती है। कोलेटरल रिस्क, गिरवी का जोखिम, ठीक है, अगर आपने कोई ऐसा कोलेटरल रख दिया है, कोई ऐसी चीजें रख दी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, घर वगैरह ही गिरवी रखती है, अगर आप लोन को चुका नहीं पाए तो आपका घर भी जाएगा, पैसे भी गए, ठीक है। इसके बाद क्रेडिट डिपेंडेंसी, ठीक है, ओवर रिलायंस ऑन क्रेडिट कैन लीड टू लैक ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये क्या चीज है, अगर आप बहुत ज्यादा लोन्स वगैरह पे निर्भर रहते हैं तो क्या चीज होता है, आप बहुत ज्यादा रिस्क में फंस सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेस आपके ऊपर बनेगा, ठीक है। तो एक चीज ये समस्या देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी हमारे पास लोन के फायदे और नुकसान की, ठीक। तो अब हम अगला टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका है मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, आधुनिक वित्तीय प्रणाली के बारे में, ठीक है। मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम क्या चीज है? अभी तक हमने पिछले टॉपिक्स में समझा था फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, लेकिन अब हम समझेंगे मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम क्या चीज होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। A financial system that uses digital technology for transaction and services, ठीक है, एक ऐसी सिस्टम जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, मतलब कि एआई वगैरह का पूरी की पूरी जो आधुनिक जो टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन वगैरह करती है, लेन देन करती है, उससे हम बोलते हैं मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। इसमें कन्वीनियंस क्या होता है, सुविधा क्या होता है? अलाउ ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट्स एंड डिजिटल वॉलेट्स, ठीक है, इसमें आप ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हो, घर बैठे ही आप बैंक से संबंधित की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, मोबाइल से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, आपका डिजिटल वॉलेट रहता है, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं आपको देखने को मिलती है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्पीड होता है प्लस, फैसिलिटी क्विक ट्रांसफर एंड इंस्टेंट एक्सेस टू फंड, ठीक है, आप क्विक ट्रांसफर कर सकते हो, जल्दी ट्रांसफर कर सकते हो और फंड आपको जल्दी मिल भी सकता है, ठीक है। अगर आप बैंक वगैरह में सबमिट कराने जाते हो तो बैंक थोड़ा सा समय लेता है आपके पैसे को ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन अगर आप इन सारी चीजों के थ्रू ट्रांसफर करते हो ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह के थ्रू तो इंस्टेंट पैसा ट्रांसफर हो जाता है, तो आपको सुविधा देखने को मिलती है। सिक्योरिटी प्लस रहती है, यूजेस इंक्रिप्शन टू प्रोटेक्ट फाइनेंशियल डेटा, ठीक है। तो प्रॉपर वे से आपका जो डेटा होता है इसमें सुरक्षित रहता है, प्रॉपर वे से मतलब कि बैंक आपके हर एक डाटा का ध्यान रखता है, ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू। तो ये सारी थी हमारे पास मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं जो ई बैंकिंग होती है, ठीक है, ई बैंकिंग के आपके जो फायदे क्या चीज होते हैं, ठीक है।
ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जो टेक्नोलॉजी के थ्रू, मोबाइल के थ्रू आप अपने फ़ोन में ही अपने खाते वगैरह को देख सकते हो, ठीक है। इस सब के फ़ायदे क्या होते हैं? फ़ायदा देखो सबसे पहले के बैंकिंग सर्विस टाइम, ठीक है। आप किसी भी समय जो बैंक की सर्विस है उस तक पहुंच सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको संडे मंडे देखना पड़े, हर किसी भी समय किसी भी वक्त आप बैंक की सुविधाओं का आनंद उठा सकते हो, ठीक है। टाइम सेविंग होता है, बैंक में जाओगे आप भीड़ में लगोगे, चक्कर काटोगे, आपका पूरा दिन बर्बाद जाएगा, तब आपको बैंक की सुविधा मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, ऑनलाइन के थ्रू बैंक की जो टाइम होता है वो सेव कर लेते हैं। 24/7 एक्सेस मतलब 24/7 यानी कि 24 घंटे आपकी जो एक्सेस रहती है वो बैंक की तरफ रहती है, ठीक है। इसके बाद लोअर कॉस्ट, जितना भी आपको जो फी वगैरह होता है बैंक से संबंधित, कोई आपको हेल्प वगैरह चाहिए तो बहुत ही मिनिमम रहती है, ठीक है। इजी ट्रांसफर, पैसे का लेन देन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो ये सारी जो सुविधा है वो देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक क्या चीज़ होता है, ठीक है। डेफिनेशन इसकी देखें तो अ सेंट्रल बैंक इज द मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन अ कंट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द करेंसी, रेगुलेटिंग द बैंकिंग सिस्टम एंड इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी टू इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। तो क्या चीज होता है ओवरऑल अगर हम समझे तो केंद्रीय बैंक देश का मुख्य वित्तीय संसाधन है, मतलब कि सभी बैंकों का एक तरीके से हेड होता है, जो मुद्रा का प्रबंधन, जो पैसे को मैनेज करता है, बैंकिंग प्रणाली का नियमन, ठीक है, पूरी की पूरी बैंक्स का वो नियम करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। और साथ साथ में पैसे छापने से संबंधित जितनी भी ड्यूटी होती है केंद्रीय बैंक की होती है, ठीक है। सभी बैंक से लिए सभी पैसे संबंधित जो रूल्स वगैरह रेगुलेशन वगैरह बनाने सभी कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक ही बनाती है, ठीक है। जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो पैसे छापने का नोट, सभी बैंकों को निर्देश देने का नोट, ठीक है, जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशन है बैंक से संबंधित, पैसे से संबंधित, वो कौन बनाता है? वो बनाता है सेंट्रल बैंक बनाता है, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास हो गई। चलिए इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ मनी, पैसे के काम क्या है। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी, कंट्रोल इन्फ्लेशन, स्टेबलाइज द करेंसी, ठीक है। सॉरी, सेंट्रल बैंक का काम क्या है? सेंट्रल बैंक का पहला काम क्या है कि पैसे को कंट्रोल करके रखना, ठीक है। ज्यादा महंगाई को बढ़ने से रोकना, बहुत ज्यादा मतलब डिमांड एंड सप्लाई को, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब कि पैसे को कंट्रोल करके रखता है कि कितनी पैसे की सप्लाई मार्केट में होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज बैंक टू गवर्नमेंट्स, ठीक है, मैनेजेस गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड डेब्ट्स, ठीक है। सरकारी जितने भी खाते होते हैं, ऋण होते हैं, उन सभी को मैनेज करने का काम सेंट्रल बैंक का होता है। सभी बैंकों को कंट्रोल करने का काम है, रेगुलेट बैंक्स, बैंकों को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? सेंट्रल बैंक का होता है। लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्स, अंतिम संसाधन ऋणदाता, प्रोवाइड इमरजेंसी फंड्स टू बैंक, अगर बैंक्स को किसी भी समय इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ती है तो भी सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। करेंसी इशूज, जो मुद्रा है यानी कि पैसे की जो छापना है, ठीक है, वो सारी चीजें सेंट्रल बैंक काम करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ठीक है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, इसमें क्या होता है? मैनेज फॉरेन सर्विसेज एंड एक्सचेंज रेट, ठीक है, विदेशी भंडार और विनिमय दरों का प्रबंधन करता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर था फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने इस पूरे चैप्टर को डीप में अच्छी तरीके से समझाने की आपको कोशिश की है। अगर आपको ये चैप्टर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आने वाले समय में सारे के सारे वन शॉट जो होंगे हर एक चैप्टर के, 10th क्लास की, 9th 8th की, ठीक है, जो वीडियोज़ हैं इस चैनल पर अपलोड की जाएंगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने और बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।